रात की कहानियां हमेशा शोर से नहीं शुरू होती। कुछ कहानियां चुप्पी से जन्म लेती हैं। आज की यह कहानी भी उसी चुप्पी से शुरू होती है। अगर तुम यह कहानी रात में सुन रहे हो तो एक पल के लिए रुक जाओ। अपने आसपास देखो, अगर पानी की हल्की सी आवाज भी सुनाई दे तो समझ लेना कि यह कहानी तुम्हें ही सुनाई जा रही है। आज की कहानी का नाम है नाव में खौफनाक रात। यह घटना कई साल पहले की है, जब मैं अपने गांव से सटे बड़े नदी घाट पर गया था। यह वही नदी थी जो दिन में शांत और साधारण लगती थी, लेकिन सूरज ढलते ही उसका रंग बदल जाता था। पानी काला दिखने लगता था, जैसे उसकी गहराई में कोई राज छुपा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात में इस नदी पर नाव ले जाना ठीक नहीं, लेकिन हम जवान थे और चेतावनियों को हल्के में लेते थे। उस दिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर बादल ऐसे जमा हुए जैसे किसी ने जानबूझकर चांद को छुपा दिया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी अजीब सी नमी थी जो दिल तक उतर रही थी। मुझे नदी पार करनी थी, इसलिए मैंने घाट पर बंधी एक पुरानी लकड़ी की नाव खोल ली। नाव बहुत पुरानी थी, किनारों पर दरारें थीं और लकड़ी से सड़ांध की गंध आ रही थी। फिर भी उस वक्त मुझे जल्दी थी। नाव जैसे ही पानी में उतरी, नदी ने हल्का सा हिलकर उसका स्वागत किया। चप्पू चलाते समय पानी की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, किनारों पर खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवा कभी अचानक तेज हो जाती, कभी एकदम थम जाती। कुछ दूर जाने के बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नाव पानी पर नहीं, बल्कि किसी जीवित चीज के ऊपर चल रही हो। हर चप्पू के साथ दिल तेज धड़कने लगता। तभी मुझे लगा कि नाव में कोई और भी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और लकड़ी की चरमराहट। मैंने खुद को समझाया कि यह बस डर है, लेकिन तभी नाव अपने आप धीमी होने लगी। चप्पू चलाने पर भी वह आगे नहीं बढ़ रही थी। पानी के बीच खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे नदी मुझे जाने नहीं देना चाहती। उसी पल मुझे पानी के अंदर से कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई दी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन आवाज बहुत पास से आ रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भर गईं। गले में अजीब सी जकड़न महसूस हुई। मैंने आसमान की ओर देखा, लेकिन बादलों के पीछे चांद कहीं गायब था। तभी नाव के नीचे से जोर की टक टक की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी पर उंगलियां मारी हों। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, यह रात किसी की है। यहीं से शुरू होती है वह खौफनाक कहानी जो मुझे आज भी सोने नहीं देती। नाव अचानक पूरी तरह रुक चुकी थी। चप्पू पानी में डाले रखने पर भी वह आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। नदी का पानी अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें बनने लगी थीं, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। यह अजीब था, क्योंकि बिना हवा के पानी यूं हिल नहीं सकता। मैंने नीचे झुककर पानी में झांकने की कोशिश की। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस नाव की परछाई और उसके नीचे फैला काला पानी। तभी मुझे लगा कि उस कालेपन के भीतर कुछ हिल रहा है, बहुत धीरे, बहुत गहराई में, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने घबराकर चप्पू को जोर से चलाया। नाव हल्की सी आगे बढ़ी, लेकिन उसी पल नीचे से फिर वही टक टक की आवाज आई। इस बार आवाज सिर्फ लकड़ी से नहीं, बल्कि जैसे नाखूनों से आई हो। नाव के तले पर खरोंच पड़ने लगी थी, लकड़ी चीख रही थी। मेरे दिमाग में गांव के बुजुर्गों की बातें घूमने लगीं। वे कहते थे कि इस नदी में कुछ ऐसा है जो अकेले यात्रियों को पसंद करता है। जो लोग रात में नदी पार करते हैं वे अक्सर दूसरी तरफ पहुंचते ही बदल जाते हैं, या कभी पहुंचते ही नहीं। अचानक पानी के अंदर से एक धीमी, भारी सांस लेने की आवाज आई। वह आवाज इतनी पास थी कि मेरी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक नीचे नाव से चिपक कर सांस ले रहा हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पैर जैसे जम गए हों। तभी नाव एक तरफ झुक गई। मैं लगभग गिर ही गया था। पानी अंदर आने लगा। उसी पल मुझे पानी के भीतर एक आकृति दिखी, बहुत धुंधली, लेकिन इंसान जैसी। उसका चेहरा ऊपर की तरफ था, लेकिन आंखें नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे जिनसे अंधेरा बह रहा था। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। वह आकृति धीरे धीरे नाव के और करीब आ रही थी। उसके हाथ लंबे थे और उंगलियां अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थीं। वह नाव को नीचे खींच रही थी, बहुत धैर्य के साथ, जैसे उसे पता हो कि मैं भाग नहीं सकता। तभी अचानक पानी की सतह पर तेज बुलबुले उठे। पूरी नदी जैसे उबलने लगी। नाव जोर से हिली और मैं पीछे गिर पड़ा।
जब मैंने फिर से नीचे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। न वह आकृति, न आवाज, लेकिन नाव अब पहले से ज्यादा गीली थी और उस पर गीले नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि नदी ने मुझे देख लिया था, और जो नदी देख ले उसे छोड़ती नहीं। कुछ मिनटों बाद नाव अपने आप आगे बढ़ने लगी। मैंने चप्पू चलाना बंद कर दिया था, फिर भी वह बहाव के उलट दिशा में चल रही थी। यह असंभव था। नदी का पानी ठंडा नहीं, बल्कि अजीब तरह से गुनगुना लग रहा था, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। दूर अंधेरे में मुझे किनारे की परछाई दिखने लगी। पेड़ों की लंबी काली आकृतियां, जो आम पेड़ों जैसी नहीं लग रही थीं। उनकी टहनियां ऊपर नहीं, नीचे की तरफ झुकी हुई थीं, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जितना पास आता गया, उतना ही माहौल भारी होता गया। नाव किनारे से टकराई, लेकिन आवाज नहीं आई। लकड़ी ने मिट्टी को छुआ, फिर भी कोई धक्का महसूस नहीं हुआ। मैं सावधानी से उतरा। जमीन ठंडी नहीं थी, बल्कि गीली और चिपचिपी थी, जैसे बहुत समय से धूप न देखी हो। मैंने पीछे मुड़कर नाव की तरफ देखा। वह धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक धीमी चरमराहट आई। ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ जाग गया हो। अचानक नाव बिना किसी आवाज के पानी में घुलने लगी। लकड़ी टूट नहीं रही थी, बस पानी के अंदर समा रही थी, जैसे नदी उसे वापस ले रही हो। अब मैं अकेला था, न पूरी तरह नदी का, न पूरी तरह किनारे का। मैंने चारों ओर देखा। यह किनारा वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। यहाँ हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पत्ते हिल रहे थे। कहीं से भी रात के कीड़े या पक्षियों की आवाज नहीं आ रही थी। पूरा इलाका एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। कुछ दूर आगे मुझे एक पगडंडी दिखी। वह सीधी नहीं थी, बल्कि ऐसे मुड़ रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता उलझा दिया हो। पगडंडी के दोनों तरफ पत्थर पड़े थे, और हर पत्थर पर कुछ निशान खुदे हुए थे। वे किसी भाषा जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि चेतावनी जैसे थे। मैंने एक पत्थर को छू लिया, और तभी मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया? आवाज मेरी अपनी नहीं थी। वह बहुत पुरानी थी, थकी हुई, लेकिन ताकतवर। मैं घबरा कर पीछे हटा। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। पेड़ों के बीच कुछ खड़ा था। उसकी आकृति साफ नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख नहीं रहा, बल्कि तौल रहा हो। मैंने आंखें झपकी, और वह थोड़ा और पास आ गया। तभी मुझे समझ आया, यह किनारा किसी का इंतजार करता है, और आज वह इंतजार मेरा था। अब असली सवाल शुरू होता है। जो किनारा सही नहीं था, वहां से निकलने का रास्ता भी सही नहीं होता। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह परछाई अब पहले से ज्यादा साफ लग रही थी, फिर भी उसका कोई पूरा रूप नहीं था। न चेहरा, न आंखें, बस एक भारी सी मौजूदगी जो हवा को दबा रही थी। पेड़ों की टहनियां अचानक हिलने लगीं। हवा नहीं थी, फिर भी पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह चीज चल नहीं रही थी, वह बस करीब आती जा रही थी, बिना हिले। मेरे कानों में अब कई आवाजें गूंजने लगीं। कुछ फुसफुसाहटें थीं, कुछ रोने जैसी, और कुछ ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन दिल को चीर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह उन लोगों की यादों से भरी हो जो यहाँ आए और वापस नहीं गए। मैंने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। पीछे जाना अब संभव नहीं था, क्योंकि पीछे सिर्फ वही काली परछाई थी। पगडंडी अब और संकरी हो चुकी थी। हर कदम के साथ जमीन नर्म होती जा रही थी, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। तभी मुझे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। एक पुराना, जंग लगा लालटेन। मैंने उसे उठाया। जैसे ही उसे छुआ, लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी पीली रोशनी में पहली बार मैंने आसपास साफ देखा। पेड़ों के तनों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें कुरेद दिया हो। कुछ जगहों पर कपड़े के टुकड़े फंसे थे, बहुत पुराने, सड़े हुए। और फिर मैंने देखा, पैरों के निशान। वे मेरे पीछे से नहीं आ रहे थे, यूनियन, वे मेरे आगे से शुरू हो रहे थे। मतलब कोई पहले से यहाँ चल रहा था, और वह मेरी ही दिशा में गया था। अचानक लालटेन की रोशनी कांपने लगी। मेरे सामने एक आकृति उभरी। इस बार वह सिर्फ परछाई नहीं थी। उसके कंधे झुके हुए थे, गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी, और सिर जैसे सही जगह पर जुड़ा ही न हो। उसने मुंह खोला, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजी, अब तू देख सकता है। लालटेन की रोशनी तेज हो गई, और उसी पल मुझे एहसास हुआ,
यह जगह मुझे दिखा रही थी वह सब जो मैं देखना नहीं चाहता था। और यह तो बस शुरुआत थी। अब कहानी एक तरफ नहीं जाती, अब हर रास्ता गलत है। लालटेन की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरा ऐसा था कि आंखें खुली हैं या बंद, फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो सबसे डरावना था वो यह कि मैं अंधेरे में भी देख पा रहा था। मैं पेड़ों को देख रहा था, लेकिन मेरी आंखों से नहीं। मुझे जमीन दिख रही थी, ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से, जैसे मैं जमीन के भीतर पड़ा हूं और किसी और की आंखों से बाहर झांक रहा हूं। मेरे कानों में मेरी ही सांसों की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी और की भारी टूटी हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी मुझे समझ आया, यह जगह मुझे दिखा रही थी कि यहाँ पहले क्या हुआ था। मैं अब खुद नहीं था, मैं किसी और का शरीर बन चुका था। चारों तरफ वही जंगल था, लेकिन नया सा, जिंदा। दूर कहीं आग जल रही थी, कुछ लोग बैठे थे, हंस रहे थे। वही कैंप, वही रात, लेकिन चेहरे अलग थे। उनके कपड़े पुराने थे, उनकी आवाजें अजीब थीं। एक आदमी उठा और जंगल की तरफ गया। वही रास्ता, वही पगडंडी। और मैं उसी आदमी के अंदर था। वह आदमी डर रहा था, लेकिन फिर भी चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसे लग रहा था कि कोई पीछे है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसकी टांग किसी चीज से टकराई। वह गिर पड़ा। जमीन पर पड़ा हुआ वही लालटेन था, वही जो अब मेरे हाथ में था। उसने लालटेन उठाई, रोशनी जली, और ठीक उसी पल उसने देखा वही आकृति, वही झुकी गर्दन, वही असंभव चेहरा। लेकिन इस बार वह परछाई नहीं थी, वह खुद था, उसका ही चेहरा। पर आंखें काली थीं और मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। और फिर वह चीज उसके अंदर उतर गई। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरी छाती के अंदर घुस रहा हो। मैं जोर से चीखा और उसी पल मेरी आंखें खुल गईं। मैं फिर से जंगल में था, अकेला। लालटेन मेरे हाथ में थी, लेकिन अब एक फर्क था। मेरी परछाई मेरे साथ नहीं चल रही थी, वह जमीन पर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। और पहली बार वह मुस्कुरा रही थी। अब यह साफ है, यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह बदल जाने की कहानी है। मेरी परछाई जमीन पर खड़ी थी, वह हिल नहीं रही थी, बस मुझे देख रही थी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। हवा बिल्कुल रुक गई थी, जंगल में पत्तों की आवाज तक नहीं थी। ऐसा सन्नाटा मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, परछाई ने भी वही किया। मैं रुका, वह भी रुकी। अब साफ हो चुका था, वह मेरा पीछा नहीं कर रही थी, वह मैं थी, या शायद मैं वही बन चुका था। दूर से नदी की आवाज आई, पानी बहने की धीमी सी गूंज। मुझे याद आया, नाव। अगर यहाँ से निकलना है तो नदी पार करनी होगी। मैं चल पड़ा। जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। पेड़ ज्यादा पास पास थे, रास्ता टेढ़ा हो गया था। हर कुछ कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। नदी दिखाई दी और उसके किनारे नाव, वही पुरानी लकड़ी की नाव, रस्सी बंधी हुई, जैसे किसी ने मेरे लिए ही छोड़ रखी हो। मैंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। परछाई अब जमीन पर नहीं थी, वह मेरे सामने खड़ी थी। अब वह धुंधली नहीं थी, उसका चेहरा साफ था, मेरा ही चेहरा, लेकिन आंखों में वो डर नहीं था जो मेरे अंदर था। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे वह जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने धीरे से मुंह खोला। तू जा सकता है, उसने कहा, पर फिर कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मेरे गले में कुछ अटक गया। और अगर नहीं गया, मैंने पूछा। वह मुस्कुराए। तो कहानी चलती रहेगी तेरे जरिए। मैं नाव की तरफ देख रहा था, फिर उसकी तरफ, फिर नदी की काली सतह की तरफ। मुझे अचानक समझ आया, यह जगह किसी को मारती नहीं है, यह किसी को रख लेती है। जो डरता है वह भागता है, जो सुनता है वह रुक जाता है। मैंने रस्सी खोली, नाव हिलने लगी। पीछे से जंगल की हवा फिर चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे, जैसे सब कुछ दोबारा सांस ले रहा हो। मैं नाव में बैठा। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही नाव ने पानी छोड़ा, मुझे एहसास हुआ नाव चल रही है, पर मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने नीचे देखा, मेरे पैर जमीन पर थे, नाव खाली थी। नदी के बीच में नाव पर कोई और बैठा था। वह मुड़ा और मुस्कुराया, वही चेहरा। अब पूरा जंगल ने मुझे छोड़ दिया था, पर कहानी ने नहीं। आज भी जब कोई उस नदी के पास रात में कैंप करता है, तो आग के पास बैठा कोई बूढ़ा आदमी कहता है, अगर नाव दिखे तो ध्यान से देखना,
नाव में बैठा कौन है और किनारे खड़ा कौन? और अब आखिरी सवाल, अगर उस रात तुम वहां होते तो क्या तुम नाव में बैठते या कहानी बन जाते? अगर कहानी पसंद आई हो तो चुप मत रहना, क्योंकि अगली रात की कहानी किसी एक नाम से शुरू होगी।